the shortcut to get that perfect Bollywood style chiseled face. Plastic surgery को often glamour world के साथ associate किया जाता है, but is that what plastic surgery is? बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ऑब्वियसली उनका जो प्रोफेशन है वो लुक्स पे है, मेनली डिपेंड करता है. सो लुक्स को और इनहेंस करने के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है प्लास्टिक सर्जरी का. जी, जब पूरा निकल जाता है, हाथ उखड़ जाता है, हाँ, तो कम से कम 18 महीने लग जाते हैं. और अगर हम बात करते हैं कि दोनों हाथ अगर किसी के चले गए तो उसको तो करना फिर उसकी बाकी की लाइफ पर स्पेंड करना तो बड़ा मुश्किल है. राइट. इंडिया में स्टिल मतलब जो विजिबल ऑर्गन्स होते हैं उनकी डोनेशन बहुत ही कम होती है. इज इट लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर इज इट समथिंग रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एंगल की ओके उनसे देखा नहीं जाता? यंग रिश्तेदार को डेथ हुआ है और ऑर्गन डोनेशन में हाथ काट लिए जाएं तो आई थिंक वो एक सदमा ऑलरेडी टॉलरेट कर रहे हैं. आई नो हम सब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एंड ग्लैमर वर्ल्ड से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं एंड ये एडमिरेशन इस एक्सटेंट तक है कि people actually want to be like them, they want to look like them, and in order to do so people want to get plastic surgeries, they want to get procedures done to their face, they want to get fillers, nose change करना, lips change करना and what not. इसलिए आज के हमारे पॉडकास्ट में एक बहुत ही renowned plastic surgeon आए हैं जिन्होंने clearly समझाया है the shortcut to get that perfect Bollywood style chiseled face. So do watch this podcast till the end and share it with at least one person who might find value in it. Let's get into the video. Hi Dr. Anil, how are you doing today? I'm great. Really happy to have you here on the podcast today and really excited to dive into all the questions that we have prepared for you. And आज का topic बहुत ही interesting है, so I'm personally very much excited for this podcast. Thank you for inviting me. I am extremely excited to be here in such a great podcast. तो my first question to you would be कि इंडिया में लोगों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक इज बॉलीवुड एंड बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो कि कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स करवाते रहते हैं टू एनहांस देयर लुक्स, राइट? तो प्लास्टिक सर्जरी को ऑफन ग्लैमर वर्ल्ड के साथ एसोसिएट किया जाता है, बट इज दैट व्हाट प्लास्टिक सर्जरी इज? या फिर प्लास्टिक सर्जरी के और भी काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए प्लास्टिक सर्जरी की जा सकती है? सो अनफॉर्चुनेटली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में एक बहुत ही अंडररेटेड या ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही कम समझने वाला सब्जेक्ट है. ऑब्वियसली लोगों को न्यूरो सर्जन या कार्डियो सर्जन पता है क्योंकि उनके नाम में ही लिखा रहता है कि किस चीज़ के डॉक्टर हैं. प्लास्टिक सर्जरी में ऐसा जो लेमन लोग हैं या नॉर्मल पीपल हैं उनको दे वोंट अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक सर्जन एग्जैक्टली करता क्या है. राइट. जैसे कि आपने बताया ना कि बॉलीवुड में ग्लैमर और ग्लैमर के साथ में लिंक्ड है प्लास्टिक सर्जरी. सो एग्जैक्टली प्लास्टिक सर्जरी एक ग्लैमर वाला जो पार्ट है, उसके अलावा बहुत सारा उसमें वेरिएशन आते हैं. सो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का जो डेवलपमेंट या इसका जो इवोल्यूशन है प्लास्टिक सर्जरी का, वो एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से है जिसका मतलब होता है कि टू मोल्ड आउट. कोई भी चीज को के शेप में जो चेंजेस करने हैं उसको हम बोलते हैं प्लास्टिकोस. सो उस वर्ड से प्लास्टिक सर्जरी का इवोल्यूशन हुआ है. सो इसमें बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो टाइप के सर्जरीज होते हैं. फर्स्ट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, सेकंड एस्थेटिक या कॉस्मेटिक सर्जरी. सो ऑब्वियसली अगेन रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी की एक ब्रांच है जिसमें कोई एक्सीडेंट या कोई किसी की कोई भी बॉडी पार्ट है उसमें डैमेज है, कैंसर से हुआ है या कैंसर के बाद में सर्जरी के कारण उसका ऑर्गन लॉस हो गया या एक्सीडेंट से हो गया या जन्मजात कोई ऐसी बीमारी है कि हमें उस ऑर्गन को या उस पार्ट को कट करके हटाना है. तो एक बार डैमेज हो गया या जो बॉडी पार्ट है उसका लॉस हो गया, उसको वापस बनाने का काम प्लास्टिक सर्जन करता है. राइट. एक रिकंस्ट्रक्टिव हो गया. सेकंड होता है कॉस्मेटिक और एस्थेटिक पार्ट. इसमें नॉर्मल हेल्दी जो इंसान है उनकी जो डिजायर्स है और अच्छा दिखने की हैं, या जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड में जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ऑब्वियसली उनका जो प्रोफेशन है वो लुक्स पे है, मेनली डिपेंड करता है. सो
लुक्स को और इन्हेंस करने के लिए वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आता है प्लास्टिक सर्जरी का। जी। सो इसका मतलब ये नहीं कि केवल प्लास्टिक सर्जरी ही की जाती है, उसमें बहुत सारे नॉन सर्जिकल प्रोसीजर भी आजकल होते हैं। हाँ जी। फेस ट्रीटमेंट है, बोटॉक्स फिलर, आजकल बोटॉक्स और फिलर का बहुत ज़्यादा ओपनली एक्टर एक्ट्रेसेस जिक्र करते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट Of course, रेगुलरली। yeah. सो बेसिकली ये दो ब्रांचेज हैं हाँ जी। प्लास्टिक सर्जरी की, Right. रिकंस्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक। अब जैसे आपने बोला रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, अभी रिसेंटली मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक पेंटर जिनके दोनों हाथ कट चुके थे, उनके प्लास्टिक सर्जरी से उनके हाथ वापस लगा पाए एंड वो मूव कर पा रहे हैं अब अपने हाथ प्रॉपरली एंड उनकी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो गई। सो वो कितना सेटिस्फाइंग होता होगा प्लास्टिक सर्जन्स के लिए। पर्सनली आप मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपको कैसा फील होता है। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली जैसे हमारे पेशेंट जब उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है तो उनकी लाइफ चेंज होती है, बट एक प्लस एज ए डॉक्टर जो भी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग रहता है। राइट एंड बेसिकली आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो पेशेंट होता है उनके ऊपर साइकोलॉजिकली कैसा इम्पैक्ट पड़ता है व्हाइल गेटिंग अ प्लास्टिक सर्जरी। मतलब इज इट, हाउ डज इट अफेक्ट देम? So which type of plastic surgery? Reconstructive और रिकंस्ट्रक्टिव। So reconstructive में क्या रहता है कि जो पेशेंट हमारे पास में आते हैं वो एक डिजीज या कोई ट्रॉमा लेके आते हैं। So वो they just come as to like just give them second life। किसी का हाथ कट गया, हाथ एकदम अलग हो गया, मशीन से कट गया या कोई इंडस्ट्री में काम करते टाइम पे कोई एक्सीडेंट हो गया, प्रॉपर पूरा हाथ कट हो गया, साइड हो गया। अब उस हाथ के बिना उसकी रोजी रोटी तो नहीं होने वाली है। हाँ जी। तो उसको क्या चाहिए कि कैसे भी कोई भी जादू हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये हाथ वापस लग जाए और काम करने लग जाए। जब पूरा निकल जाता है, हाथ उखड़ जाता है, हाँ, तो उसे वापस जोड़ा जा सकता है। हाथ उखड़ गया या फिंगर कट गई, जैसे गन्ने की मशीन में आके क्रश हो जाती है, या कुछ इंडस्ट्री में ऐसे शार्प कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अखबार काटने का, पेपर काटने का रहता है, कुछ लकड़ी काटने का इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उनमें भी फिंगर्स, सारे के सारे फिंगर्स कट जाते हैं। यहाँ से कट जाता है, यहाँ से हाथ कट जाता है, कहीं से भी हाथ कट सकता है। हाँ, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के कारण हम सक्सेसफुली इनको रीप्लांटेशन बोलते हैं, इसको रीप्लांटेशन कर सकते हैं। और रीप्लांटेशन के बाद में ऑब्वियसली बहुत सारा फिजियोथेरेपी और काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती हैं, फॉलोअप्स काफ़ी सारे लगते हैं, पेशेंट को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट एक बार सक्सेसफुल हो गया सर्जरी, उसके बाद में 6 महीने या 12 महीने के बाद में पेशेंट एक विजिबल हैंड्स और वर्किंग हैंड्स के साथ में वापस आता है। तो वो एक फीलिंग जो है, जो हाथ कोई दूसरा इंसान पकड़ के लेके आया था और अब वो 1 साल के बाद में वो अपने से हाथ मिलाते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एग्जैक्टली, बट इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि नर्व्स पूरी कट जाती है, हाथ अगर एकदम से निकल गया तो फिर वो प्लास्टिक सर्जरी में कैसे हो सकता है? आई थिंक प्लास्टिक सर्जरी तो एक जस्ट जरिया है, बाकी ऑब्वियसली द गॉड इज ग्रेट। जो अपनी बॉडी की जो एनाटॉमी है, स्पेशली नर्व, आर्टरी और वेन को जोड़ना काफी इजी है। नर्व को जोड़ना भी बहुत इजी है, लेकिन नर्व की एनाटॉमी समझना बहुत एक टीडियस एक्सपीरियंस है, या एक बोल सकते हैं टीडियस जॉब है। उसमें नर्व एक बंडल की तरह होता है। उस बंडल को एग्जैक्टली जो दूसरा साइड का जो बंडल है, जो कट के साइड में हो गया है हाथ के साथ में, उसको रीओरिएंट करके जो एक्चुअल उसकी ओरिएंटेशन था उसमें हमें फिक्स करना पड़ता है। उसके लिए हमें उसकी एनाटॉमी पता होनी चाहिए। राइट। तो जब प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स करते हैं, स्टडी करते हैं, तो काफ़ी डीप स्टडी हमने इसके बारे में किया हुआ रहता है। तो नर्व को जब एकदम सही जोड़ पाते हैं तभी अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि आर्टरी और वेन को जोड़ना काफ़ी ईजी है। ठीक है। अब जैसे जो लोग होते हैं जो पैरालाइज हो जाते हैं, हाँ, उनकी नर्व्स वर्क करना बंद हो जाती है, आई बिलीव, तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी से ट्रीट किया जा सकता है? मैं ये बोल सकता हूँ कि इनिशियल फेज में अगर पैरालिसिस हुआ है, और स्पेशली अगर पैरालिसिस कोई सर्जरी से या कोई एक्सीडेंट से हुआ है, तो उसे थोड़ा हद तक हम ठीक कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। ओके। हाँ, क्योंकि जो पैरालिसिस है
हाँ, मैं उस पॉइंट पे भी आता हूँ। जो पैरालिसिस है उसका सिंपल सा एक जो कॉज है वो है नर्व का कटना या नर्व में डैमेज होना। हाँ जी। तो अगर नर्व कटी है और वो ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के बाहर है तो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक की जा सकती है। ओके। बस एक उसमें एक ग्लिच रहता है, जो नर्व की जो रीग्रोथ होती है हाँ जी। वो बहुत ही स्लो स्पीड पे होती है। ओके। रफली 1 mm पर वीक है। आई एम नॉट श्योर बिकॉज अभी मैं जस्ट इस पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो इतनी स्लो रहती है कि अगर हाथ यहाँ से कटा है तो यहाँ तक के नर्व को सेंसेशन वापस लाने में कम से कम 18 महीने लग जाते हैं। ओके। हाँ, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि नर्व का ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर स्लोली स्लोली पूरा नीचे तक आता है। सो अगर पैरालिसिस हमें पता लग गया कि इमीडिएटली कुछ महीनों के अंदर पता लग गया है और जो नर्व की जो रीजनरेटिंग पावर है वो हेल्दी इंसान में अच्छी होती है और स्पेशली हाथों में अगर पैरालिसिस है तो वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस होते हैं बिकॉज पैरों की लंबाई ज़्यादा होती है और अपने जो नर्व सिस्टम है ब्रेन सिस्टम है उससे पैरों की जो डिस्टेंस होती है काफ़ी दूर रह जाती है तो पैरों में रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते। बट पैरालिसिस के लिए बाकी सर्जरीज भी होती है। अगर नर्व रिपेयर हमने किया, हमने कोशिश किया कि जो पैरालिसिस है वो ठीक हो जाए और अगर वो उस स्पेसिफिक टाइम में 1.5 साल 2 साल में वो नहीं रिजल्ट्स आ रहे उसके बाद में सेकेंडरी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जिसमें जो बची हुई मसल्स हैं जो काम कर रही हैं एक्चुअली में उनको हम रीओरिएंट कर देते हैं। रिप्लेस नहीं, रीओरिएंट कर देते हैं जो मसल्स काम नहीं कर रही हैं उसके साथ में अटैच करके। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा उसमें रिजल्ट्स तो हैम्पर होते हैं बट एक मोबिलिटी वापस से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आप अपना कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जिसमें आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करी, रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करी एंड किसी की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो गई। जब मैं मेरी रेजिडेंसी में था मौलाना आजाद में तब एक जेंटलमैन आए थे, आई थिंक 35 या 40 इयर्स के होंगे, लेबर क्लास से। उनको दोनों हाथों पे करंट लग गया था एक्सीडेंटली, शायद कोई हाई टेंशन वायर से टच हो गया था। सो दोनों हैंड्स यहाँ से जल गए थे, काफी डीप जल गए थे। और उसके अलावा भी एक दो जगह पे और भी उनको बर्न के वुंड्स थे। जो इनिशियल जो फेज है जिसमें एक लाइफ थ्रेटनिंग वाला है उससे वो क्रॉस हो गए थे और बर्न्स के लिए हमारे पास में आए थे। तो दोनों हैंड्स नहीं काम कर रहे थे ऑब्वियसली। और अगर हम बात करते हैं कि दोनों हाथ अगर किसी के चले गए तो उसको तो करना फिर उसकी बाकी की लाइफ पर स्पेंड करना तो बड़ा मुश्किल है। राइट। उस पेशेंट में हमने 1-1.5 महीने की मेहनत किया था। सबसे पहले जो एरिया था जहाँ से बर्न हो गया था उसको सारा हटाया, एक बार सर्जरी किया, 2 बार सर्जरी किया, उसका प्रॉपर क्लीनिंग किया, उसके अंदर चेक किया कि क्या क्या चीज़ें डैमेज है, मसल डैमेज है कि नहीं है। जब पूरी सफाई हो गई उसके बाद में यहाँ से ग्रोइन एरिया से दोनों हाथों को जो डिफेक्ट बना था, जहाँ पे लॉस हो गया था स्किन और अंदर का डीप टिश्यू, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ से ग्रोइन एरिया से हमने उसकी स्किन को यूटिलाइज किया। ठीक है। 3 हफ्ते के लिए दोनों हाथ पेशेंट के यहाँ पे लगा के रखे। अच्छा। बट अल्टीमेटली 3 हफ्ते के बाद में उनको फिर हमने डिवाइड किया, दोनों हाथ फ्री हो गए। उसके बाद में एक और 2 प्रोसीजर और हमने महीने के गैप में किए। फिर कुछ महीनों के बाद में पेशेंट आराम से अपने हैंड्स को यूटिलाइज करते हुए वीडियो भेज रहा है और हमारे पास में आया तो हाथ मिलाया उसने मेरे से, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि उसके दोनों हाथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। सो इस टाइप के जब पेशेंट्स रिकवर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। राइट। एक हैंड ट्रांसप्लांट का कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट, हैंड ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी सर्जरी है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं या हार्ट ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट मतलब
कोई इंसान फ्रेश मतलब जिसको कैडावर बोलते हैं, फ्रेश किसी की डेथ हुई है और उन्होंने पहले से परमिशन दे रखी है ऑर्गन डोनेट करने की, उनका ऑर्गन इमिडिएटली लेके और उसी टाइम पे किसी को अगर रिक्वायर्ड है उसको लगाया जाता है। तो इसमें Okay. दो प्रोसीजर, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लीगल इसमें रेगुलेशंस काफी ज्यादा है। बट अगर हम बात करते हैं तो एवरेज कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लगभग ये 15 लाख तक का हो जाता 15 लाख? है। जी बिल्कुल, That is expensive. It's very and expensive. and मतलब कि जैसे किसी की फ्रेश डेथ हुई है तो उनके पेरेंट्स या फिर उनकी फैमिली बहुत मुश्किल है या उनको फिर उनके समझाना। बच्चे, मतलब हाउ वुड दे बी कंफर्टेबल कि उनके हाथ कटवा कर किसी और पर डोनेट करो, इवन दो इट्स अ वेरी गुड कॉज, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये करना, बट उनके लिए थोड़ा स्ट्रेंज नहीं होगा टू बिल्कुल वॉच बहुत द बॉडी स्ट्रेंज लाइक होता दैट? है। एंड जो काउंसलिंग टीम है वो ये सब चीजें जो इनमें एक्सपर्ट हैं काउंसलिंग करने में, तो वो ट्राई करते हैं, बट ऑब्वियसली वी कांट फोर्स एनीवन। राइट। बट आजकल काफी ट्रेंड बढ़ रहा है। एंड जितना मैंने देखा है इंडिया में स्टिल, मतलब जो विजिबल ऑर्गन्स होते हैं उनकी डोनेशन बहुत ही कम होती है। इज इट लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर इज इट समथिंग रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल एंगल कि ओके उनसे देखा नहीं जाता ऐसे बॉडी को रिकंस्ट्रक्टेड, इज दैट द प्रॉब्लम या फिर इज इट जस्ट अबाउट अवेयरनेस? एग्जैक्टली, सेकंड वन इज मेन रीजन। अगर बॉडी के अंदर से जैसे हार्ट लिवर उसको रिमूव किया गया है तो वो इतना डिसफिगर नहीं करता, बट कोई किसी का यंग रिश्तेदार को डेथ हुआ है और ऑर्गन डोनेशन में हाथ काट लिए जाएं तो आई थिंक वो एक सदमा ऑलरेडी टॉलरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टॉलरेट करने की। हम उसका बॉडी को डिसफिगर करना ये तो बहुत ही मुश्किल है उनको एक्सप्लेन करना। सो आजकल बिकॉज हैंड ट्रांसप्लांट की डिमांड से फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, सो अभी इसका एक ऑल्टरनेटिव लेके आए हैं हम, जिसमें हम ऑर्गन को एम्पुट करके, जैसे ऑर्गन को रिमूव करके, और ऑब्वियसली वो डिसफिगर हो जाएगा एंड विजिबल पार्ट है, तो जो रिश्तेदार और रिलेटिव जो कम्युनिटी है उनको एक एक्स्ट्रा सदमा ना लगे उसके लिए हम एक सिलिकॉन या कोई दूसरे मटेरियल का आर्टिफिशियल लिम्ब एग्जैक्टली उस शेप का साइज का बना के फिर लगा के और फिर हम उनको बॉडी हैंड ओवर करते हैं। ओके ओके। जैसे एसिड अटैक्स होते हैं जिसमें विक्टिम्स बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बिकॉज उनका पूरा फेस ही चेंज हो जाता है, सब लाइक उनकी स्किन पिघल रही होती है, इट्स वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन, आई थिंक किसी के लिए। तो उनके लिए क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव हो सकता है जो प्लास्टिक सर्जरी ऑफर कर सकती है? जी देखिए, जैसा कि मैं बात कर रहा था, बर्न्स इंजरी है और एसिड भी एक टाइप से बर्न इंजरी होता है। हाँ जी। एसिड जो विक्टिम्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहती है, राइट। स्पेशली जो एसिड विक्टिम होते हैं उनके मैक्सिमम में चेहरे पे एसिड फेंक दिया जाता है। सो जो एसिड है वो काफी डीप तक इफेक्ट करता है। सो कई लोगों के आईज डिसफिगर हो जाते हैं, कई लोगों की नोज लिप्स ये डिसफिगर हो जाते हैं। अल्टीमेटली इनको मल्टीपल प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ओके। कई लोगों में इतना ज्यादा डिसफिगरमेंट हो जाता है उनके पास में फेस ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ओके। मल्टीपल सर्जरीज करने के बाद भी जो डिसफिगरमेंट है वो कई बार ठीक नहीं कर फेस पाते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब किसी और का फेस लगाना? फेस ट्रांसप्लांट मतलब किसी और का फेस लगाना। ओके। सबसे अच्छा एक वही एक इसका इलाज है। ओके। अभी फेस ट्रांसप्लांट भी ट्रेंडिंग में तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जल्दी ही ये बहुत जल्दी परफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि इंडिया में अब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले एसिड्स मिलना बंद हो चुके हैं, बिकना बंद हो चुके हैं। बट वैसे आपके हिसाब से आपकी प्रैक्टिस में अभी भी आपको एसिड अटैक विक्टिम्स देखने को मिल रहे हैं? क्या वो नंबर बढ़ा है या फिर घटा है? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस ऑन दिस? सो आई कैन से अनफॉर्चुनेटली जो अटैक्स के जो रेट्स हैं जो हम देखते हैं कॉमन, सो वो बड़े ही हैं। ओके। बिकना बंद होने के बाद भी? कम होने के बावजूद भी इलीगल तरीके से कैसे भी जो लोग हैं उसको यूज कर रहे हैं और अटैक्स बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है, लेकिन ऑब्वियसली माइंडसेट का एक मेन इशू है। ओके। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि एसिड अटैक किसी को होना
किसी पर होना कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता होगा। तो एसिड अटैक विक्टिम्स को ड्यूरिंग द सर्जरी लाइक या फिर बिफोर द सर्जरी या फिर पोस्ट सर्जरी हम लाइक द मेडिकल फैसिलिटी क्या ऐसा ऑफर करती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ भी कंट्रोल्ड रहे, स्टेबल रहे? जी देखिए, जो एसिड विक्टिम के जो केसेस रहते हैं, उनके लिए स्पेशली बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइक लोकनायक और एम्स, सफदरजंग, इनमें एक अलग से एक यूनिट रहती है ओके। जिनमें इन लोगों को ट्रीट किया जाता है। हाँ जी। साथ में सोशल वर्कर की जो टीम होती है उनको एक्टिवेट किया जाता है, वो कंटिन्यू उनके टच में रहते हैं। Okay. साथ में उनके साइकोलॉजिकल असेसमेंट और सपोर्ट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रहता है टीम में, और बाकी फिजियोथेरेपिस्ट की टीम। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लास्टिक सर्जरी सब कुछ इनका ट्रीटमेंट करता है। ओके। जो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्लास्टिक सर्जन हैंडल करते हैं, राइट। और एंड वो एक उस टीम को लीड करते हैं जिसमें उनके अलग जो इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज है, उसके लिए एक लीगल टीम, जैसे हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल में एक लीगल टीम रहती है, वो लीगल टीम उनको कंटिन्यू उसमें टच में रहते हैं। जो भी अक्यूज्ड है या उनके फैमिली मेंबर प्रेशर कर रहे हैं, बहुत सारे इसमें सोशल इश्यू रहते हैं। हाँ जी। उसके लिए सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, अपना लीगल टीम और साइकोलॉजिकल टीम एंड फिजियोथेरेपिस्ट, ये Okay. काफी सारे डिपार्टमेंट को इंटरलिंक करके फिर रखा जाता है। ओके। उनको फॉलोअप में भी जब आते हैं तो भी ये सारी टीम उनसे साथ में टच में रहते हैं। ओके। सो अल्टीमेट उनको एक हमारा सबका मोटिव रहता है कि उनको उनकी डेली लाइफ में उनको वापस से वो इंट्रोड्यूस करना, रिहेबिलिटेट करना। सो वो एक बहुत बड़ा टास्क है, और हमारा सबका मोटिव भी यही है कि अल्टीमेटली वो नॉर्मल लाइफ जीना स्टार्ट कर दें। ऑफ कोर्स। आप इन सब सिचुएशन से इतने पेन में कोप अप कैसे करते हैं? बिकॉज आई एम श्योर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आता ही होगा, बिकॉज आप आई वुड से जितने भी टाइम काम करें, एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस यू आर वाचिंग सो मेनी पीपल इन पेन ऑन अ डेली बेसिस। तो आप इससे कोप अप कैसे करते हैं? लाइक आई ऑल्सो हैव लाइक अ फ्यू डॉक्टर्स इन माई फैमिली, एंड उनसे मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि वी मेडिटेट एंड हम म्यूजिक सुनते हैं। तो आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आप क्या करते हो जिससे आपको बेटर फील होता है एंड आप अपने काम से डिसहार्टन नहीं होते, नेगेटिव फील नहीं करते? देखिए, वैसे तो लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी में केवल ग्लैमर और एक ग्लैमरस डिपार्टमेंट है। हाँ जी। बट आई थिंक लोगों को नहीं पता है कि सबसे ज़्यादा जो पेनफुल जो पेशेंट्स होते हैं वो बर्न्स के होते हैं। हाँ जी। एंड बर्न्स के पेशेंट को देखना, उनके सोशल इन्वायरमेंट को देखना, उनकी कंडीशन को देखना, उनकी रेगुलर ड्रेसिंग करना, ये सब देखते देखते, और सीनियर्स को देखते थे पहले, फिर खुद करते हैं, फिर जो जूनियर्स आते हैं, जो टीचिंग है उसके, तो रेगुलर हम हमेशा कोई ना कोई इस टाइप का जो पेनफुल इंसिडेंट्स है वो देखते रहते हैं। सो जहाँ तक ये कॉपअप वाली बात है, वो हमारे कोर्स में जब फर्स्ट ईयर में हम एंटर करते हैं, तब से ये ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजी बन जाती है कि आगे जाके ये सब कुछ होने वाला है। ओके। हाँ, सो फ्रॉम एज ऑफ 17-18 वी आर हम अपने आप को इस टाइप से ही ढालते हुए चले जाते हैं। राइट। सो अभी हमारे लिए कोई बहुत नया नहीं है कि इतना ज़्यादा पेनफुल और कंडीशंस हम देखते हैं, कोप अप करते हैं, बट इट्स जस्ट नेचुरल, नथिंग एल्स। एंड आपको ऐसी भी फीलिंग आती होगी आई बिलीव कि किसी को इतने दर्द में से निकालने में आपने मदद की? हाँ, क्योंकि हमने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं। अल्टीमेटली हमारा जो मेन मोटिव है वो है इलाज करना। अगर हम इस चीज़ को कोप अप नहीं कर पाते हैं या इमोशनली ड्राइविंग हो जाते हैं ट्रीटमेंट करने के टाइम पे, हाँ, सो हम आई थिंक एक बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। सो थोड़ा सा इमोशनली हमें टफ होना ही होता है, अदरवाइज हम अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, राइट, ठीक है जी। आजकल बहुत लोग अपने आप को अलग जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं कुछ सालों बाद, या फिर इवन समटाइम्स इवन इन टीनेज वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल विल आइडेंटिफाई हरसेल्फ एज अ बॉय एंड अ बॉय विल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज अ गर्ल। तो व्हाट डू यू थिंक, इसमें क्या प्रोसीजर होता है एंड जेंडर चेंज सर्जरीज क्या होती है? आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर तो नहीं जाऊंगा डायरेक्टली, बट जो आप डिस्कस कर रहे हैं उसको बोलते हैं जेंडर डिस्फोरिया सिंड्रोम। ओके।
इसका मतलब है बायोलॉजिकली जो जेंडर है, हाँ जी, साइकोलॉजिकली वो नहीं है। ओके, अगर कोई जो जन्म से लड़का है, सारी शरीर की बनावट है वो लड़के वाली है, बट उसके मानसिक जो कंडीशन है उसमें उसने अपने आप को लड़की एक्सेप्ट कर रखा है। ओके, तो वो होता बचपन से ही है, लेकिन वो मैनिफेस्ट कई बार 15-16 साल के आसपास होने लगता है, तो पेरेंट्स को पता लगता है। नहीं तो फिर हो सकता है कि वो शादी के टाइम पे पता लगे। तो वो कई लोगों को इवन शादी के बाद में भी ऐसा होता है, उनको फीलिंग आती है कि वो बॉडी लड़के की है, लेकिन वो अल्टीमेटली लड़की की तरह ही जीना चाहते हैं आगे की लाइफ। राइट, सो इस कंडीशन को जेंडर डिस्फोरिया बोलते हैं। ओके, इसमें काफी सारे अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रीटमेंट की, सो ट्रीटमेंट में 2 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं, एक साइकोलॉजिकल एंड दूसरा एनाटॉमिकल जो चेंजेस करने हैं बॉडी में वो। तो क्योंकि मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, तो मैं इसकी सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता हूँ। अगर कोई इंसान ने अपोजिट जेंडर का डिसाइड कर रखा है, उसकी तरह ही वो लाइफ स्पेंड कर रहा है, और उसके पेरेंट्स या उसका स्पाउस वो रेडी है कि ठीक है, जो इंसान चाहता है वैसा ही करने दीजिए, तो हम उसकी फिर जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं। ओके, तो अगर कोई लड़के को लड़की बनना है या कोई लड़की को लड़का बनना है, तो इसमें हम सबसे पहले हार्मोन्स को डील करते हैं। ओके, लड़के का हार्मोन लड़की का हार्मोन बिल्कुल डिफरेंट है, जी, उनको स्विच करते हैं। ओके, उसके बाद में सर्जिकल जो प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं, टॉप सर्जरी और बॉटम सर्जरी। ओके, सो जो जेनिटल सर्जरी है और जो ब्रेस्ट सर्जरी है वो परफॉर्म की जाती है। वो साथ में भी कर सकते हैं या डिफरेंट भी कर सकते हैं। ओके, बॉय टू गर्ल काफी डिफिकल्ट है। ओके, एनाटॉमिकली हम जो जेनिटल्स है उनकी शेप चेंज कर देते हैं, बट ऑब्वियसली हम ओवरी या टेस्टिस ये सब डेवलप नहीं कर सकते हैं, यूट्रस डेवलप नहीं कर सकते ओके, हैं। सो सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस हाँ, चेंज होती so है, इंटरनली फिजिकल अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं, इंटरनली वी कांट चेंज। ओके, ठीक है। एंड ये जेंडर चेंज सर्जरी कितना कॉस्ट करती है? सो अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल M2F मेल टू फीमेल में अगर कन्वर्ट करना है, तो हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल चार्जेस सब मल्टीपल स्टेजेस में होता है ये भी। सो रफली 10 से 15 लाख का खर्चा इसमें भी हो जाता है। ओके, ठीक है, ओके। एंड ये सर्जरीज कितनी सक्सेसफुल होती है? इसमें कोई डेथ रिस्क तो नहीं होता? लाइक आई मीन इसमें कोई लाइफ रिस्क तो नहीं होता? नहीं, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी में इंक्लूडिंग जेंडर रीअसाइनमेंट कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा नहीं अलग से नहीं होता है। जैसे नॉर्मल सर्जरीज होती हैं, कोई भी कैंसर सर्जरी हो गया या कोई पेट का सर्जरी हो गया, लगभग उससे कम या उतनी ही रिस्क रहती है। कोई ज़्यादा डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर नहीं है ये। ठीक है, जी।